नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली के डेली टॉप न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। 27 जुलाई को एक बड़ी खबर आई। ये खबर विश्व हिंदू परिषद के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी की गई। विश्व हिंदू परिषद ने लिखा, संघ व विहिप के दिल्ली कार्यालयों को आज बम से उड़ाने की धमकी दी गई। कार्यालयों में घुसे जिहादी को विहिप दिल्ली के मंत्री श्री सुरेंद्र बीएचपी ने किया पुलिस के हवाले। दिल्ली पुलिस कर रही है पूछताछ। उसके बाद इस खबर पे काफी ट्रेंड शुरू हुआ। इस खबर को ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया। ऑफ इंडिया ने हेडिंग दिया, पूरी बिल्डिंग को बम से उड़ा देंगे, हमारे आका का फैसला। बीएचपी आरएसएस दफ्तरों पर हमले की धमकी। विहिप ने बताया कार्यालय में घुसे जिहादी को पुलिस को सौंपा। उसके बाद ऑफ इंडिया ने ये जो खबर किया वो ये था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीएचपी के दिल्ली स्थित कार्यालयों को बुधवार यानी 27 जुलाई को बम से उड़ाने की धमकी मिली। विहिप ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी और ट्वीट में लिखा कि संघ व विहिप के दिल्ली कार्यालय को आज बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कार्यालय में घुसे जिहादी को विहिप दिल्ली के महामंत्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने पुलिस के हवाले किया। पुलिस पूछताछ कर रही है। उसके बाद ऑफ इंडिया अपनी एक जानकारी के अनुसार एक गल्प परोसता है। क्या है? आरोपित युवक धमकी देते हुए अलग अलग समय में दोनों कार्यालयों में पहुंचा था। एक जगह पर उसने रैकी की थी, जबकि दूसरी जगह पर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी। उसने कहा, इन्वर्टेड कॉमा में ऑफ इंडिया लिखता है, हमारे नबी के बारे में क्या बोले जा रहे हो, क्या समझ रहे हो आप? हमें भी बताना आता है। इस कार्यालय को बम से उड़ा देंगे। ठीक है। उसके बाद पहाड़गंज के एसएचओ का भी बयान ऑफ इंडिया ने इन्वर्टेड कॉमा में डाला। क्या था बयान? आज दोपहर हमें खबर मिली कि झंडेवालान मंदिर के सेकेंड फ्लोर पर स्थित विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। खबर मिलते ही हम वहां पहुंचे और आरोपी को हिरासत में लिया। आगे पूछताछ जारी है। अब यहाँ ऑफ इंडिया लिखता है कि ऑफ इंडिया ने भी प्रांत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रमुख इंद्रजीत सिद्धू से इस घटना को लेकर संपर्क किया। इस पर उन्होंने कहा, आज संघ व विहिप के दिल्ली कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी धमकी देने वाले के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद झंडेवालान मंदिर में दोपहर 12:18 पे ये कहा गया, धमकी दी गई। ये ऑफ इंडिया ने लिखा। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं की जो दुर्दशा इस देश में है, उस दुर्दशा की कहानी मैं आपको अब बता दूं। यानी हिंदू संगठन संघ और बीएचपी का आपने देखा अधूरी जानकारी, और जो राइट विंग मीडिया है उसको भी आपने देखा कि एक अधूरी जानकारी। असल में जो वो धमकी देने वाला था वो कौन था, इसकी सूचना आपको इंडिया स्पीक्स डेली के जो रिपोर्टर हैं अर्चना, उन्होंने पूरा डिटेल में लिखा है। जो सच आपसे संघ, बीएचपी और राइट विंग मीडिया तीनों छुपा, और वो छुपा क्या रहा है कि जिसको बीएचपी ने जिहादी लिखा और जिसको सूत्रों और जानकारी के अनुसार ओपन इंडिया ने लिखा कि हमारे नबी को ये कहने वाला, असल में वो मध्य प्रदेश का रहने वाला प्रिंस पांडे है। और प्रिंस पांडे संघ बीएचपी के नकारापन से दुखी था। यहाँ संघ, बीएचपी और राइट विंग का एक मीडिया ऑफ इंडिया, तीनों ने हिंदू को फुटबॉल बनाकर उसकी पहचान छुपाई। उसका मूल वजह जो है जिसके कारण वो कह रहा है कि बीएचपी और संघ के कार्यालय को बम से उड़ा देंगे, उसकी बात ही नहीं की, छुपा लिया जिहादी कह के। यानी कि आपको एक तरफ आपको मैंने बताया कि हिंदुओं को किसी तरह भड़काकर, डराकर वोट का तंत्र, दूसरी तरफ हिंदुओं का जो दुख दर्द है जो इस संगठन और पार्टी से चाहता है उसको छुपाना। इसमें संगठन भी शामिल है और राइट विंग मीडिया भी शामिल है। ये घटना इसकी पुष्टि करती है। अब पूरी खबर क्या है सुनिए। इंडिया स्पीक्स डेली पर यह खबर है, मध्य प्रदेश का रहने वाला प्रिंस पांडे धर्मांतरण से दुखी। ध्यान दीजिए, वो आदमी धर्मांतरण से दुखी है। हिंदुओं से उसका हिंदूपन जो छीना जा रहा है, उसका धर्म छीना जा रहा है, उससे वो दुखी है। और उसने कई बार आरएसएस कार्यालय जाकर इसकी गुहार लगाई कि हमारे गांव में धर्मांतरण हो रहा है, उसको रोकिए, लेकिन आरएसएस ने कोई ध्यान नहीं दिया। और कैसे बीएचपी और ऑफ इंडिया ने आपको मिसगाइड किया, हिंदुओं को कैसे गुमराह करके, सूचना छुपाकर और इस संगठन का गुलाम बनाए रखने की यह साजिश है, ये आपको इस एक खबर से पता चलेगा। पर आपको आज कोई बता भी नहीं रहा हो तो ध्यान से सुनिए क्या है। मध्य प्रदेश निवासी प्रिंस पांडे धर्मांतरण से दुखी है। उसने कई बार आरएसएस कार्यालय जाकर इसकी गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।
बुधवार को दिल्ली स्थित विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय पहुंचकर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पहाड़गंज में झंडेवालान मंदिर के समीप यह घटना हुई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। बाद में थाने ले जाकर लोकल पुलिस के हवाले जो है उसको किया। स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और अन्य एजेंसियों ने इसकी पूछताछ की। युवक की पहचान गांव भटवाली सीधी मध्य प्रदेश निवासी प्रिंस पांडे के रूप में हुई। पूछताछ में पता चला कि प्रिंस के गांव में एक परिवार ने धर्मांतरण कर हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई रिलीजन अपना लिया। इस बात से वो काफी दुखी था। उसने पहले मध्य प्रदेश के संघ कार्यालय में इसकी शिकायत की, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं। उसने दिल्ली आकर भी संघ पदाधिकारियों का ध्यान बार बार इस ओर दिलाने का प्रयास किया, पर कोई उसका सुनने वाला नहीं। बाद में सफल न होने पर प्रिंस ने बुधवार को ऐसी हरकत की। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस के अनुसार बुधवार दोपहर करीब 12:41 पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना मिली कि झंडेवालान मंदिर स्थित दूसरी मंजिल पर बीएचपी कार्यालय में एक युवक घुस आया है। वहां मौजूद आरोपी इमारत को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। इस तरह की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। युवक को हिरासत में लेकर पहाड़गंज थाने ले जाया गया। वहां पूछताछ हुई। वह व्यक्ति, आप ध्यान से सुनिए, वह व्यक्ति स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है। यानी अपने संघ के कार्यकर्ता को भी कैसे मार के जिहादी बना दिया, कैसे भगा के जिहादी साबित कर दिया, ये संघ ही कर, और ये राइट विंग मीडिया ही कर सकती है। और बाद में हो सकता है उस समय नहीं पता चला हो कौन, जबकि वो लगातार संपर्क कर रहा है, लगातार बात कर रहा है, तब भी एक सेकंड मान लें तो क्या जिस ट्विटर हैंडल से आपने ये झूठ फैलाया और उस हिंदू की पहचान को और उसके मूल कारण जो आप धर्मांतरण नहीं रोक पा रहे हो और कोई कह भी रहा है तो आप उसको भगाए हो, उसको आपने फिर से ट्वीट किया? नहीं। और क्या ओप इंडिया ने फिर इसकी पुष्टि की, खंडन की? नहीं। बाद में खंडन किया हो तो नहीं, लेकिन मुझे तो खंडन नहीं दिखा। तो वो व्यक्ति छानबीन में मध्य प्रदेश का रहने वाला है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है और 22 जुलाई को वह सीधी जिला गांव भटवाली से अपनी मौसी के साथ दिल्ली आया। उसका मौसा दिल्ली में फार्म हाउस में सिक्योरिटी गार्ड है। वो मध्य प्रदेश में लोगों के धर्मांतरण से काफी दुखी है, उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहता है। उसके गांव में एक परिवार ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई रिलीजन अपना लिया, इससे और वह आहत हुआ। इसकी शिकायत लेकर वो पहले जिला इकाई में पहुंचा संघ में, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद वो संघ के उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा। आपको हिंदू के नाम पे वोट कैसे आपसे बटोरते हैं, अब आप समझो कि आपको कैसे ये गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। वास्तव में खुद ही इन सबका कन्वर्जन हो चुका है मान, तभी, वरना कन्वर्जन का ये बच्चा कोई बार बार आपको शिकायत करो, आप नोटिस नहीं ले रहे हो। आप शासन में हो मध्य प्रदेश में, आप मध्य प्रदेश शासन को सूचित कर देते कि बच्चा क्या कर रहा है, इसकी सर्च जांच कीजिए, लेकिन नहीं। और बाद में जब उसने ये तरीका अपनाया, ये गलत तरीका था लेकिन अपनाया, तो आपने उसको जिहादी घोषित करके पुलिस के हवाले कर दिया। आपने उसकी पीड़ा नहीं समझी और अपने राइट विंग मीडिया से उसको बदनाम भी करा के जिहादी कहवा दिया, और आपने उसकी सुध नहीं ली, पीड़ा नहीं ली। जो कर्नाटक में प्रवीण नेतारों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही, प्रवीण नेतारों के मौत पर जिहादियों ने उसको मारा और उसकी मौत पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोगों की कोई संवेदनाएं नहीं आ रही, वही काम संघ बीएचपी भी कर रहा है। ये आपको दिख गया कि हिंदुओं के नाम पर डकैती तो बड़ी हो रही है, हिंदुओं के नाम पर ठेकेदारी तो बड़ी कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के ओरिजिनल काम ये नहीं कर रहे। बस हिंदुओं को डरा कर वोट लेना है कि तुम्हारे पास विकल्प क्या है, हम नहीं होंगे तो वो आ जाए। आप समझ रहे हो, ये हकीकत है। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो ये आपकी गलती होगी। संघ अपने कार्यकर्ता को, प्रवीण नेतारों भाजपा का कार्यकर्ता था जो मारा गया, ये जो प्रिंस पांडे है वो संघ का कार्यकर्ता था जो वहां पहुंचा, अपने दर्द लेकर धर्मांतरण हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। बस हिंदू वोट दो और अपने घर जाओ। आज की दूसरी खबर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये दूसरी खबर इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये लोकसभा से है, और लोकसभा में कैसे चीजें तू मैं की शिकार होती है, ये बात आपको समझना चाहिए। और लोकसभा में ये तू मैं हुआ है, सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच भयंकर वाला नोक-झोंक हुआ है, और इस नोक-झोंक के कारण टैक्स पेयर का पैसा भी बर्बाद हो रहा है। लेकिन ये पूरा जो नोक-झोंक है वो पूरे घटनाक्रम यानी पूरी खबर जो है मीडिया में यही बनी हुई है कि सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच नोक-झोंक हुआ। अब क्या हुआ सुनिए। खबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संबंधित है।
संसद में द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कुछ अशोभनीय टिप्पणी की, उनको राष्ट्रपत्नी कह दिया, जिसको लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई के दौरान करीब 4 मिनट तक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को जमकर कोसा घेरा। उन्होंने 4 बार सोनिया गांधी का नाम लिया और कहा उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 4 बजे तक के लिए स्थगित हो गई, लेकिन हंगामा यही नहीं थमा। कार्रवाई स्थगित होने के बाद भी संसद के अंदर भाजपा और कांग्रेस के सांसदों के बीच 3 मिनट तक जुबानी जंग चलती थी। अब जंग क्या है, इसमें अमर उजाला ने कांग्रेस के सांसद गीता कोड़ा से बात किया, पहले उनका पक्ष देख लिया। उन्होंने कहा कि जब सदन स्थगित कर दिया गया, उसके बाद हम सभी बाहर जाने लगे, तभी भाजपा के सभी सांसद सोनिया जी का नाम लेकर चिल्लाने लगे। इतने में सोनिया जी वापस आई, वे महिला सांसदों से बात करना चाहती थी, इसलिए वो सांसद रमा देवी के पास गई। तभी भाजपा के सभी सांसद सोनिया जी पर चिल्लाने लगे और कहा माफी मांगी। वो उंगली दिखा दिखा कर उनके बारे में बातें कर रहे थे। स्मृति जी कह रही थी सोनिया जी मेरे लिए बहुत बोलती हैं, जिस तरह वहां बर्ताव हो रहा था हमें लगा जैसे हम पर थोड़ी देर में हमला हो जाए। बाद में हमने बीच बचाव कर सोनिया जी को वहां से निकाला। सोनिया जी तो कुछ बोल नहीं पाई, बाकी वही बोलती रही, उनका ये कहना है। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा वो सुनिए। सदन में जब श्रीमती सोनिया गांधी ने हमारी वरिष्ठ महिला सांसद रमा देवी से आकर बात की, तब एक और सांसद ने बगल में आकर पूछा कि क्या बात हो रही। तब सोनिया जी ने एकदम से कहा यू डोंट टॉक टू मी। निर्मला सीतारमण जिस सांसद की बात कर रही है वो स्मृति ईरानी, यानी निर्मला सीतारमण के मुताबिक स्मृति ईरानी जी ने जब सोनिया से पूछा कि आप क्या बात कर रही हैं, तो सोनिया ने अंग्रेजी में कहा यू डोंट टॉक टू मी। सोनिया जी ने लगभग धमकने वाले लहजे में दूसरे सांसद से बात की, निर्मला सीतारमण कह रही हैं। और पहली बात तो यह कि उनकी पार्टी ने राष्ट्रपति के बारे में की गई टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगी, दूसरी यह कि उन्होंने गुमराह किया, और तीसरी यह कि उन्होंने सांसदों को धमकाने वाले अंदाज में जो है एक तरह से धमकी दी। तो ये जो है निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि कांग्रेस की सर्वोच्च नेता ने सदन में आक्रामकता दी। अब मीडिया की रिपोर्ट क्या कह रही है? मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद सोनिया गांधी सत्ता पक्ष की बेंच की ओर जाने लगी। उन्होंने भाजपा सांसद रमा देवी की ओर रुख किया और उनसे कहा कि जब हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं तो मेरा नाम क्यों लिया जाए। तभी स्मृति ईरानी नजदीक आई और कहा मैडम क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैंने ही आपका नाम लिया। वो 4 बार नाम ली थी। इस पर सोनिया ने स्मृति से कहा डोंट टॉक टू मी। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसदों और राजपा सांसद सुप्रिया सुले सोनिया गांधी को दूर ले गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मामला शांत कराकर बीच बचाव का प्रयास किया। अधीर रंजन चौधरी ने क्या बोला था, उसने कहा था कि मैं राष्ट्रपति का अपमान करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, वह एक गलती थी, चाहे तो फांसी पर चढ़ा दे, और उन्होंने राष्ट्रपति बोल दिया था। और उसके बाद जो है इस पर सोनिया गांधी जब बाहर आई तो बाहर लोगों ने कहा, तो सोनिया गांधी ने फिर से आकर में कहा कि उन्होंने माफी मांग ली थी। यानी ये 2 महिलाओं की वो लड़ाई थी जिसके कारण पूरा मीडिया आज सुर्खियों में रहा, सदन सुर्खियों में रहा। सोनिया गांधी का नाम लिया स्मृति ईरानी ने। सोनिया ने भाजपा के सांसद रमा देवी से कहा कि हमारा नाम क्यों लिया जा रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि आक्रामक तो वो हैं, उसने कहा डोंट टॉक टू मी। शायद सोनिया को ये चुभी होगी कि मेरे बेटे को, मेरे प्यारे से पप्पू गोल मटोल बेटे को इसी ने अमेठी में हराया है, इसके कारण वो जो है गुस्से में डोंट टॉक टू मी जैसा एक असंसदीय शब्द ही कहूंगा वो बोल गई। लेकिन पूरा दिन असली खबर जो हिंदुओं की मौत पर होनी चाहिए उसकी जगह ये चकल्लस चलता। आज की तीसरी खबर है वही एसएससी स्कैम से जुड़ी हुई 100 करोड़ के घोटाले में फंसे ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी से मंत्री पद छिन गया है। ईडी की कार्रवाई के बाद ममता ने हटाया। पहले ममता तो बचाव में उतर रही थी, लेकिन सबूत अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। 100 करोड़ से ज्यादा के बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी पर आखिरकार आज गिर ही गई। ममता सरकार की मंत्रिमंडल से पार्थ की छुट्टी हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ को मंत्री पद से हटा दिया। उन्हें तीनों मंत्रालयों से हटाया गया। गिरफ्तारी के 6 दिन बाद उन पर ममता बनर्जी ने कार्रवाई की। अभी तक तो वो ईडी और केंद्र पर ही आरोप प्रत्यारोप कर रही थी, आरोप लगा रही थी, लेकिन 6 दिन बाद लगा कि भाई इनके पास से तो पैसे के उगल रहे, निकल रहे, तब जाकर उन्होंने ये कार्रवाई की। इससे पहले पार्थ के इस्तीफे को लेकर वो जो है विरोध का स्वर उठा रही थी, एजेंसियों पे हमला कर रही थी,
इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस के महासचिव सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी अहम बैठक की और इस पूरे मामले में निर्णय लिया गया कि पार्थ चटर्जी को यह पद से हटाया जाए, बहुत बदनामी हो रही। सीएम बनर्जी पहले ही चटर्जी से किनारा कर चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव कुणाल घोष ने उन्हें मंत्रिमंडल समेत सभी पदों से हटाने की मांग की थी। आज ये जो पूरा मामला खुल रहा है उसमें ईडी ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ की जो प्रिय है अर्पिता मुखर्जी, उसके 4 ठिकानों को खंगाला है। कमरों के अलावा बाथरूम, शौचालय, वॉशरूम, यहाँ वहां, हैंड टेन, सब जगह से केवल नोट ही बरस रहा है ऐसे ऐसे पर। 53 करोड़ से ज्यादा की नकदी, सोना, डॉलर, मतलब ये घोटाला ईडी का मानना है कि 100 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। ईडी को किसी अदृश्य हाथ की तलाश है बंगाल शिक्षक घोटाले में। उसको लगता है कि कोई अदृश्य हाथ है जो काम कर रहा है, ये सिर्फ पार्थ के बस की बात नहीं है। दोनों से पूछताछ और अर्पिता के घर से मिली 3 डायरियों से पता चलता है कि घोटाले के पैसे कुछ ऐसे लोगों तक पहुंचे हैं जिनके बारे में अभी सटीक कुछ नहीं कहा जा सकता। डायरी में सांकेतिक भाषा में बहुत कुछ लिखा। ईडी पूछताछ में इन सांकेतिक भाषाओं को समझने का प्रयास किया जा रहा है। माना जा रहा है इस सांकेतिक भाषा में उन अदृश्य हाथ का जिक्र है जहां तक ये घोटाले का पैसा पहुंचा है। तो ये एक बड़ी खबर है और अंत में ममता ने किनारा करना ही उचित समझा है। अगली खबर विदेश से है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, जिनको दुनिया भर के पंचमक्कारों ने आंखों का तारा बना लिया। जेलेंस्की ने अपने माचो मैन की छवि के साथ रूस से टक्कर लेते हुए तस्वीरें तब पेश की थी और तब भारत के भी पंचमक्कार कूद पड़े थे कि ये होता है राष्ट्रपति। आज जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, ऐसे में जेलेंस्की वोग पत्रिका, जो फैशन पत्रिका है, उसमें उनकी फोटो छपी है। वोग में एक फैशन पत्रिका है जहां लोग मर रहे हैं यूक्रेन में, वहां ये मस्खरा अपनी पत्नी के साथ फोटो शूट में लगा हुआ। यूक्रेन के लोगों ने टीवी के मस्खरे को राष्ट्रपति बनाकर ये संकेत तो दे ही दिया था कि ये मस्खरा आगे भी मस्खरी करेगा, परंतु उन्हें क्या पता था कि ये देश को युद्ध में झोंक देगा। जेलेंस्की सिर्फ नाटो के कठपुतली हैं, अमेरिका की कठपुतली हैं और अमेरिका ने अपने हथियार बेचने के लिए जेलेंस्की का इस्तेमाल किया। ये दिखता है कि जेलेंस्की किस तरह से युद्ध और अपने देश की जनता के प्रति जरा भी गंभीर नहीं है और जब देश युद्ध की विभीषिका में जल रहा हो तब वो पत्नी के साथ वोग पत्रिका, जो फैशन की पत्रिका है, थोड़ी एडल्ट भी पत्रिका है, उसके लिए वो फोटो शूट करा रहे हैं। इधर भारत में भी फोटो शूट कराने के कारण रणवीर सिंह बदनामी की पराकाष्ठा पार कर रहे हैं। उनके नंग धरंग फोटो शूट के कारण उन पर कई केस दर्ज किए गए हैं। रणवीर सिंह अपनी हताशा, अपनी असफलता से जूझ रहे हैं। ऐसे में उनको नंगा होना सर्वसुलभ लगा। हालांकि उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण कुछ समय पहले ही सफेद पुड़िया गिरोह में और पूछताछ का शिकार हो चुकी है, उनसे पूछताछ भी हो चुकी है। तो ये जो लोग हैं, चाहे वो जेलेंस्की हो, रणवीर सिंह हो, ये सब सिर्फ प्रचार के लिए भूखे हैं। इसलिए देश की चिंता किसको हो? जेलेंस्की ने अपने देश को युद्ध में झोंक रखा है और रणवीर सिंह को तो सिर्फ अपने प्रचार से ही मतलब है। आज की आखिरी खबर मैं सिनेमा से लूंगा। सिनेमा में किच्चा सुदीप, जो साउथ के एक्टर हैं, उनकी एक फिल्म विक्रांत रोना रिलीज हुई। विक्रांत रोना एक थ्रिलर फिल्म है और इसका कथानक काफी गहरा है। हमारे फिल्म क्रिटिक विपुल रेगा ने लिखा है। वो लिखते हैं, सस्पेंस इसका प्रमुख अस्त्र है। सस्पेंस ही दर्शकों को अंतिम समय तक कुर्सी से चिपकाए रखेगा। सुदीप की एक्शन हॉरर थ्रिलर में स्टाइलिश रूप है, स्टाइलिश अवतार है, जैसे केजीएफ आपने देखा होगा। फिल्म का कंटेंट एक अलग दर्शक को आकर्षित करेगा और इसमें आपको मजा आएगा, खासकर तब जब बॉलीवुड की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं। बॉलीवुड में शमशेरा ने पानी भी नहीं मांगा है और जो 150 करोड़ उस पे लगे, वो फिल्म 15-20 करोड़ भी नहीं कमा पाई है। आदित्य चोपड़ा जैसा ब्रांड जो प्रोड्यूसर है, या जसराज प्रोड्यूसर, रणवीर कपूर जैसा अभिनेता, लेकिन हिंदुओं के प्रति नफरत उड़ेलने के कारण इस फिल्म को हिंदुओं ने जैसे को तैसा के रूप में जवाब दिया है। और उसके जो डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, वो सीखने की जगह कह रहे हैं कि मैं लोगों की नफरत नहीं झेल सका। जब तुम नफरत दोगे तो मिलेगा तो तुम्हें नफरत ना, सिद्धार्थ। तुमने उस फिल्म में अंग्रेजों को बहुत अच्छा
और हिंदुओं को बहुत खराब दिखाया, अंग्रेजों से भी खराब। तो जो दोगे, जो बोओगे वही तो काटोगे। तो इस फिल्म में विक्रांत रोना का कैरेक्टर काउबॉय फिल्म के हीरो की याद दिलाता है। जब वो पर्दे पे आता है, काउबॉय थीम के संगीत पीछे से आते हैं। विक्रांत और उसकी बेटी का एक अलग स्टोरी प्लॉट है, दर्शकों को भावुक करता है। निर्देशक ने सस्पेंस फिल्म की आखिरी रील तक सस्पेंस को कायम रखा है और इस कारण ऐसा लगता है कि ये फिल्म जो है आप देख सकते हैं वीकेंड पर। साउथ वैसे भी अच्छी फिल्में बना रहा है और ये आपको विपुल लिखते हैं कि किच्चा सुदीप के बारे में संशय प्रकट किया जा रहा है कि वे पैन इंडिया स्टार नहीं बन सकेंगे। विक्रांत रोना के कंटेंट में वह पावर है जो हिंदी पट्टी के दर्शकों को भी खींच सकता है। विक्रांत का किरदार बड़े ही स्टाइलिश ढंग से पेश किया गया है। उसकी बाइक, उसका सिगार चलाने का अंदाज, बाकी ये सब रिवॉल्वर ये वो। तो फिल्म में के अंत में एक साथ दो खुलासे किए गए हैं जिसको लेकर दर्शकों ने कोई अनुमान नहीं लगाया होता है। यह एक्शन पैक्ड फिल्म है, क्लाइमैक्स हंगामेदार है। कन्नड़ फिल्म उद्योग को इस फिल्म से काफी उम्मीद है। उसके राज्य में इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कोई खतरा तो नहीं दिख रहा। हिंदी पट्टी के दर्शक इसे हाथों हाथ लें तो पुनः इस दौर में जब बॉलीवुड की फिल्में पिट रही है, साउथ के अच्छे कंटेंट अगर हिट हो जाएं तो फिर से बॉलीवुड को एक करारा चमाटा लगेगा। वैसे सुदीप किच्चा ने पैन स्टार बनने के लिए काफी मेहनत किया है और साउथ के जो हीरो हैं वो साफ कह रहे हैं कि अब साउथ और नॉर्थ का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए, हमें इसे हिंदुस्तानी फिल्म या भारतीय फिल्म कहना चाहिए। मैंने नहीं देखी है ये, लेकिन विपुल रेगे ने इसको लिखा है। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों को सप्ताह में अच्छी बुरी फिल्मों के बारे में बताऊं। तो आज इस फिल्म के खबर के साथ ही आज के इस न्यूज बुलेटिन को समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे आपसे रात 9 बजे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि।